नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चों आप लोग? पढ़ाई शुरू करी? बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना। 12th बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक साल अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आगे आपको सफलता की ऊंचाइयां छूने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और अगर ये साल आपने ख़राब कर दिया मौज मस्ती में तो फिर आप लोगों को आगे हर जगह पर एक ड्रॉबैक जो आपका लग जाता है आपके मार्कशीट के अंदर, वो हमेशा आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए अभी सारी मौज मस्ती भूल जाइए, सिर्फ एक साल पूरा मेहनत करके पढ़िए। आपका आगे आने वाला जो जीवन है वो आप जिस फील्ड में चाहेंगे, जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहेंगे, वहाँ आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है। और रिज़ल्ट को इम्प्रूव करना है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, तीनों सब्जेक्ट्स में से फिज़िक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रिज़ल्ट को इम्प्रूव भी करता है और आपके रिज़ल्ट को डाउन भी करता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप लोगों का जो आरबीएसई का और सीबीएसई का जो लास्ट ईयर का पेपर था फिज़िक्स का, बहुत ज़्यादा टफ था। उसके कारण से सभी के परसेंटेज बहुत डाउन हो गए थे। मेरे पास कई जेई मेंस के और नीट के बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, केमिस्ट्री हमने बहुत अच्छे से कर ली, बायो मैथ्स हमने बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन फिज़िक्स के कारण हमारे सारे मार्क्स डाउन हो गए। तो फिज़िक्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपका रिजल्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए फ़िज़िक्स को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। और फिज़िक्स स्ट्रांग तभी होगी जब आप उसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे, अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाएंगे, अपने अंदर एक फिज़िक्स को पढ़ने की एक लालसा डेवलप करेंगे। अगर आप मन मार के फिज़िक्स पढ़ेंगे तो कभी समझ में नहीं आने वाली है। फिज़िक्स को आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, फिज़िक्स के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगी फिज़िक्स। और फिज़िक्स अगर समझ में आ गई, डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल भी आ जाए हम आराम से कर सकते हैं। आप रट के चले गए डेरिवेशन को, उस पर अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा के कर देंगे तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। न्यूमेरिकल भी अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के आ गया आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने लेक्चर में कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करूँ। ठीक है। लास्ट लेक्चर तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर चुके थे। ठीक है। आज हमें उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट, जो आपके फिजिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर है, वो शुरू करना है। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है कैपेसिटर, संधारित्र, विद्युत विभव और संधारित्र। दोनों ही टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट है उसमें एक ही डेरिवेशन लॉन्ग है, बाकी सारी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इजीली हो जाएगा। जो कैपेसिटर वाला पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, पूरा मैथमेटिकल है और उसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? ये तीन चीजें आती है। एक आता है विद्युत क्षेत्र, एक आता है विभवांतर और एक आता है विभव। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम इसके अंदर अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद हम डिफरेंट केसेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे। और फिर जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस किया था फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एक टेस्ट चार्ज है जो पॉजिटिवली है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेफिनेशन में यहाँ पे पॉजिटिव का है, आप नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर कर सकते हैं। आप सिंपल वे में ये कहिए कि कोई एक टेस्ट चार्ज है, एक परीक्षण आवेश है जो अनंत पर रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, उसको किसी एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है, तो उसमें जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इन्फिनिटी पे, यहाँ पे अनंत पर मेरे पास एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, मुझे उसको इस
प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है उसमें एक पॉइंट P है, वहाँ पे लेके आना है। तो जो मेरा ये क्यू नॉट चार्ज इन्फिनिटी पे है उसको इस P तक लेके आने में कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क पोटेंशियल कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी ये भी समझ सकते हैं, पर यूनिट चार्ज किया गया जो वर्क है, एकांक आवेश द्वारा जो किया गया चार्ज जो कार्य है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यूनिट क्या बन जाएगी, वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, जूल अपॉन कूलाम, इसको वोल्ट भी कहा जाता है, VOLT, वोल्ट। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। तो हमारा जो 1 वोल्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। एक कूलाम चार्ज इन्फिनिटी पे है, उसको किसी दिए गए बिंदु तक लेके आने में अगर कार्य 1 वॉट करना, 1 जूल करना पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि कार्य अदिश होता है। जो वर्क है वो स्केलर होता है, उसके लिए डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो उसी तरह से पोटेंशियल भी स्केलर होगा, उसके लिए डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो जब से भी आपसे विभव की परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको ये परिभाषा देनी है, ये फॉर्मूला लिखना है और इसके आगे की भी सारी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, विभव की विमा क्या होगी, वो तो हमने 11th में विमीय फॉर्मूले निकाले ही हैं, उसमें हमने पढ़ लिया था। वर्क की जो डायमेंशन होती है mL²T-2 होती है, जो चार्ज है उसकी A इंटू टी होती है। तो हमारी जो विभव की डायमेंशन बनी वो m1L2T-3A-1 बनी। ये आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, 11th के ही फर्स्ट चैप्टर में आप कर चुके हैं। हमारा क्या एम है, मैंने आपको कहा हमें डिफरेंट केसेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, कोई एक बिंदु आवेश है, कोई एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी बाहर r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है, तो उस पे विभव का मान क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने मान लिया ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ इन्फिनिटी पे एक क्यू नॉट चार्ज है। हमने क्या किया, इस क्यू नॉट चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लेके आए। अब यहाँ पे जो एक क्यू नॉट चार्ज है और जो ये क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वो क्या होता है, कूलाम बल होता है। F = 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ Q1 है Q, Q2 है Q0, डिस्टेंस है x, तो x² आ गया। ठीक है, अब मान लिया यहाँ जो M पॉइंट पर मेरा Q0 चार्ज है, ये इन दोनों के बीच में बल यहाँ पे डेवलप हो गया है, फोर्स डेवलप हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इस M से इस पॉइंट N तक dx डिस्टेंस से मुझे इसको डिस्प्लेस करना है। हम पूरा एक साथ नहीं लेके आते हैं, हमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके dx फिर dx फिर dx ऐसे करके उसको लेके आना पड़ता है। तो जो कार्य करना पड़ा dw वो कितना हुआ, बल इंटू दूरी, बल है ये, दूरी है dx, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ, dw = 1/4πε0। हमारा जो फोर्स था 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन r², और हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया dx, तो इंटू dx आ गया। माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमें इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा है। फोर्स बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, मुझे उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए ये माइनस साइन आया। तो नेट वर्क डन निकालना कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट r तक। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया इन्फिनिटी से r तक, माइनस Q0 4πε0K बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में x⁻² रह गया। अब x dx का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, x⁻n प्लस अपॉन n+1। अभी मेरा कितना है, -2 है, तो -2 + 1 -2 + 1 x -1 -1 बन गया। तो ये जो पार्ट है ये इसका कितना बन गया, -1/x बन गया। फिर हमको लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, r से इन्फिनिटी से r,
मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो इन्फिनिटी है और फाइनल पॉइंट आर है, तो ऊपर वाली लिमिट मेरी आर आई, नीचे वाली लिमिट इन्फिनिटी आई, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है, सिर्फ क्या रह गया 1/r रह गया। ये माइनस साइन आया और ये माइनस साइन पहले से था, तो 1/4πε0 Q0/r। ये हमारा जो W/Q0 है, अगर मैं इसी डेरिवेशन को Q0 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4πε0 K Q/r। ठीक है, अगर यही हम वैक्यूम में कर देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है V = 1/4πε0 Q/r। इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या है, R के इन्वर्सली है। जैसे जैसे मेरी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव का मान भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कहते हैं तो हम इस तरह से उसको डिराइव कर सकते हैं, और यही फॉर्मूला हमारा आगे कई जगहों पर यूज आएगा। जब हमारा यूज आएगा तब इसको हम वापस से रिकॉल करेंगे। जैसा फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका यही एक लॉन्ग डेरिवेशन है जो इम्पॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं, ये हम एक डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं। डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा चार्जेस का सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर डिफरेंट है, और दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था बिल्कुल वैसा करना है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² रखा था, यहाँ अपना Q/r आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। इसमें भी हमें दो केसेस लेने हैं। पहला अक्षीय स्थिति में, अनुदैर्ध्य स्थिति में, तो ये इसका एक्सिस है, एक्सिस से ही एक्सिस के सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P है, वहाँ इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले हम इस -q चार्ज के कारण पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल बनेगा वो निकालेंगे, फिर इस +q चार्ज के कारण पॉइंट P पे कितना बनेगा वो निकालेंगे। और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो हमारा +q चार्ज है उसके कारण P पे विभव का मान V = होता है 1/4πε0 Q/r। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो 1/4πε0 K, क्योंकि हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, चार्ज +q चार्ज है और डिस्टेंस कितनी हो गई, इस प्लस चार्ज से इस r की डिस्टेंस हुई r - l। ये कैसे आया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डेरिवेशन में सीख लिया था। तो यहाँ पे Q/r - l आ गया। अगर मैं इस -q चार्ज के कारण निकालूंगी तो सिर्फ r + l आ जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालें, क्योंकि v स्केलर है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब सामने देख लीजिए आप, डायरेक्ट हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या मिलेगा, सिंपली ऐड करना है। ठीक है, V = 1/4πε0 K हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि मीडियम है, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि मीडियम है। अगर आप मीडियम नहीं हैं, आप नहीं चाहते हैं इसको, आप चाहते हैं कि हम निर्वात के लिए निकालें या एग्जाम में आपसे निर्वात के लिए पूछा है, तो आप ये K हटा सकते हैं, सिर्फ 1/4πε0 आ जाएगा। Q/r - 1 पॉइंट A पर जो था उसके लिए, और Q/r + 1 पॉइंट B पे जो था। तो 1/4πε0 K तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 1/r - l माइनस 1/r + l, एलसीएम ले लिया तो ये ऊपर तो r से r कट जाएगा, l और l ऐड हो जाएंगे, 2l बन जाएगा। नीचे ये a - b a + b का फॉर्मूला बना है, तो a - b a + b = होता है a² - b²। मैथ्स के ये छोटे छोटे से फॉर्मूले पूरी फिजिक्स में काम आएंगे।
और ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने 11th में जब आपकी फिजिक्स स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट चैप्टर ही आपका यही है। सारे वो बेसिक फॉर्मूले, मैथमेटिकल टूल्स जो आप लोग फिजिक्स के अंदर हर डेरिवेशन में यूज लेते हैं, ये आप लोगों ने 11th के फर्स्ट चैप्टर में सीख लिए थे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, Q इंटू 2L को क्या कहा जाता है, P, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये P बन गया। अगर हम ये मानते हैं हमारा डाइपोल बहुत छोटा है, शॉर्ट लेंथ का है, तो L बहुत बहुत छोटा हो जाएगा R से, तो L स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर। और यही अगर अपन निर्वात के लिए करते हैं तो ये फॉर्मूला, ये किसके लिए मिला, एक्सियल पॉइंट पर, अक्ष पर जो हमारा बिंदु है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू ये बिंदी। अब हमें दूसरा केस क्या करना है, निरक्षीय बिंदु पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो हम सेकंड केस लेते हैं इसका, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ये इसका सेकंड केस आ गया, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या हुई, डाइपोल से 90 डिग्री पर पॉइंट P है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसा पिछला केस था बिल्कुल वैसा ही, पहले हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। तो माइनस प्लस क्यू के कारण बना 1/4πε0 के Q अपॉन BP, डिस्टेंस BP है। इसी तरह से माइनस क्यू के कारण कितना बनेगा, माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन AP, रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, v1 प्लस v2। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, तो ये कितना बन जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरह से ये डिस्टेंस रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस लगाई है और कुछ भी नहीं किया है। तो पाइथागोरस से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस बन गया, तो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बन गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आप लोगों ने, वही लगाई है हमने। क्योंकि हमने कहा पोटेंशियल डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, स्केलर होता है, तो अगर मैं इस पॉइंट P पर A के कारण निकालो या प्लस Q के कारण निकालो, डिस्टेंस इक्वल आ रही है, AP भी उतना ही मिल रहा है जितना BP मिल रहा है। और रिजल्टेंट में देखिए यहाँ पे माइनस साइन भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू रखूँ, BP और AP की वैल्यू रखूँ, तो क्या मिलेगा, Q अपॉन BP, Q अपॉन AP दोनों इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP है, तो नेट पोटेंशियल कितना मिल गया, 0 मिल गया। मतलब अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं एक डाइपोल के कारण, तो एक्सियल पॉइंट पर तो मिलता है, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है। एक छोटी सी डेफिनेशन है, इक्वेटोरियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या हुआ, अगर कोई एक सरफेस ऐसा है जिसके हर पॉइंट पर विभव समान है, पोटेंशियल इक्वल है, तो उसको क्या कहा जाता है, समविभव पृष्ठ कहा जाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस के हर पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल निकालें और हमें पोटेंशियल इक्वल मिल जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन कितना होगा, हमने क्या कहा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाने में जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, वही वर्क डन होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पोटेंशियल वही है जो यहाँ है, तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, कोई विभवांतर हुआ, कोई विभवांतर नहीं है। जब विभवांतर ही नहीं है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई वर्क डन नहीं होता है, कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो वह पृष्ठ जिस पर हर बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं ऐसे परपेंडिकुलर करके निकाली जाती है। अगर पॉजिटिव है तो इसका एरो आउटवर्ड रहेगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड हो जाएगा। गोले की त्रिज्या r पर विभव का मान कितना होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R हो जाएगा।
नेक्स्ट डेफिनेशन, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक तो था पोटेंशियल और एक है पोटेंशियल एनर्जी। चेंज क्या किया हमने कहा था इन्फिनिटी पे कोई एक यूनिट चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क करना पड़ा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब क्यू चार्ज है इन्फिनिटी पे, उसको मुझे वहाँ से किसी एक पॉइंट तक लेके आना है, उसमें जो वर्क करना पड़ा वो क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अगर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और अगर क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से एक समूह बनाकर लेके आने में जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लिया 2 पॉइंट है, एक Q1 है एक Q है, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, मुझे उनको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आना है, तो Q1 के कारण पोटेंशियल बना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपन R। ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा, Q2 इंटू V, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी से किसको लेके आना है, Q2 को लेके आना है। ये जो विभव बना है ये Q1 के कारण बना है, लेकिन मुझे इन्फिनिटी से Q2 को लेके आना है, तो W इज टू Q2 इंटू V, Q1 की वैल्यू रख दी तो हमारा यही पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। इसलिए हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R। यही पोटेंशियल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपन R। अब हमारे पास दो चार्जेस है, इसलिए Q1 इंटू Q2 अपन R आ जाएगा। ठीक है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता हुई दूरी के साथ विभव के मान में जो परिवर्तन आ रहा है वो विभव प्रवणता कहलाती है। जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान बदलता जाएगा, तो दूरी के साथ विभव के मान में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। नेगेटिव साइन ये शो कर रही है कि जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान कम होता जाएगा। यही अगर अपन पॉजिटिव लगा देंगे तो वो ये बताएगी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। तो विभव प्रवणता क्या हुई, इसको डेल V अपॉन डेल एक्स भी लिखते हैं और माइनस dV अपॉन dx भी लिखा जाता है। ठीक है, और फोर्स में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, बल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, मतलब F इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx या dr भी लिख सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फोर्स में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन है, अच्छे से याद रखना है। इस पे बेस कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि हमें विभव का मान दे रखा है और हमसे कहा जाए कि बल निकालो, तो उसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी सा है। आधा चैप्टर हमने सेकंड कंप्लीट भी कर लिया, पता भी नहीं चला कितना इजी है। सिर्फ एक ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू डाइपोल। इक्वेटोरियल पे तो हमें कोई मान नहीं मिला, शून्य हो गया, लेकिन उसका एक्सियल पे हमें मान मिला। तो पूरे चैप्टर में एक यही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंपॉर्टेंट है और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड चैप्टर का हम कह सकते हैं कि आधा पार्ट कंप्लीट। अब हमें इसका रिमेनिंग आधा पार्ट करना है जो हम लेते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक इसको अच्छे से करिए, हाथ से डेरिवेशंस करिए। आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए, दैट्स इनफ। आपको बहुत ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है कि मैं ये बुक भी पढ़ लूँ, ये बुक भी पढ़ लूँ, ये बुक भी पढ़ लूँ। सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स तो करने ही करने हैं। टाइम मिलता है तो पीछे के जो इसके बैक एग्जाम्पल्स से जो एक्सरसाइज दे रखी है वो भी करनी है, और आपको पुराने 10 सालों के पेपर्स करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका 12th का कोर्स का 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दूसरी बुक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा दूसरी बुक्स में उलझने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक पढ़िए, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे एनसीईआरटी बुक से ही बनेंगे।
सिर्फ अगर आपको दूसरी बुक्स पढ़नी है तो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़नी होती है। इवन नीट में और जेई में भी एनसीईआरटी का 70% आता ही आता है, कंपलसरी है। तो एनसीईआरटी तो करनी मस्ट है। अगर आप बैक एक्सरसाइज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स की तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हैं तो एग्जाम्पल्स को तो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और आगे। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लिख के प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स बनाते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।